स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: सबसे डरपोक डीमन प्राणी। आसमान साफ और नीला था। बादल का एक भी टुकड़ा नजर नहीं आ रहा था। यह एक विशाल नीले रत्न जैसा दिखता था। समुद्र गहरा नीला था। विशाल महासागर के कारण दिशा निर्देश बताना कठिन हो गया। जैसे ही दोनों आकाश और समुद्र के बीच हवा में उड़ रहे थे, उन्हें केवल पानी में बिखरे हुए कुछ द्वीप ही नजर आ रहे थे। हालांकि द्वीप भी उनके लिए एक चुनौती के रूप में काम करते थे, क्योंकि ऐसी संभावना थी कि समुद्री बंदर उनमें से एक पर छिपा हुआ था। हमें सी मंकी को तब ढूंढना है जब वह अभी भी सुरक्षित क्षेत्र में है। एक बार जब यह सुरक्षित क्षेत्र छोड़ देगा तो यह समुद्र में सुई खोजने जैसा होगा, आहन ने कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। वह खुद से कहता रहा कि शांति से सोचो। नीचे का क्षेत्र अभी भी सुरक्षित क्षेत्र के अंदर था। द्वीपों के अलावा उन्होंने कुछ मछुआरों को भी देखा। आदर्श को लगा कि बिना किसी सुराग के सी मंकी की खोज करना निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। शायद अनुभवी मछुआरे उन्हें कुछ उपयोगी संकेत दे सकते हैं। आहन, चलो नीचे चले, आदर्श ने कहा। आहन ने एक नाव उठाई और अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाते हुए धीरे धीरे उस पर उतरा। हैरानी की बात यह है कि नाव पर सवार मछुआरा ना तो बूढ़ा आदमी था और ना ही जवान, बल्कि लगभग 25 साल की एक महिला थी। उसने बांस की टोपी पहन रखी थी, जिससे उसका सांवला चेहरा ढका हुआ था। उसका शरीर फिट था और उसकी त्वचा अच्छी तरह से सांवली थी। जब उसने आदर्श और आहन को देखा तो वह हैरान रह गई। यह उसका पहली बार था जब वह किसी ऐसे मैजिशियनों के इतने करीब थी जो उड़ सकता था। हालांकि उसने तुरंत अपने विचार एकत्र किए और विनम्र मुस्कान के साथ दोनों मैजिशियनों का स्वागत किया। क्या हमें किसी बूढ़े मछुआरे की तलाश करनी चाहिए? जब आहन को एहसास हुआ कि यह एक महिला है तो उन्होंने मान लिया कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे। हालांकि मछुआरा अपने तरीके से आकर्षक थी, फिर भी वह अब उसके साथ फ्लर्ट करने के मूड में नहीं था। मैं यहीं पली बड़ी हूँ, इसलिए बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मछुआरी ने मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए। आदर्श ने महिला को स्थिति समझाने के लिए कम से कम समय का उपयोग किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह सी मंकी को ढूंढने में उनकी मदद कर सकती है। आपने जिन समुद्री बंदरों का उल्लेख किया है, उन्हें हम जलभूत कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जब हम मछली पकड़ने जाते हैं तो हम उन्हें इस क्षेत्र में बहुत बार देखते हैं, मछुआरा ने कहा। क्या आप प्राणी को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है? आदर्श ने पूछा। जलभूत मुख्य रूप से द्वीपों और भूमि पर रहते हैं। वे ज्यादा देर तक पानी के अंदर तैर नहीं सकते। यदि वे समुद्र में और दूर जा रहे हैं तो संभवतः वे कुछ बांस की चट्टानों पर आराम करेंगे। इसके अलावा वे बांस शूट रीफ पर समुद्री शैवाल भी खाना पसंद करते हैं। आप इसके बजाय बांस शूट रीफ की खोज करने का प्रयास कर सकते हैं, मछुआरा ने कहा। क्या आसपास बांस की टहनी की चट्टानें हैं? आहन ने पूछा। सुरक्षित क्षेत्र के ठीक बाहर उनका एक झुंड है। मैं अपने गांव के अन्य लोगों से संपर्क करके आपको बता सकती हूँ कि वे कहाँ हैं, लेकिन हम सुरक्षित क्षेत्र छोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, मछुआरा ने कहा। ठीक है, थैंक यू, आदर्श ने सिर हिलाया। मछुआरा ने कहा, इसका जिक्र ना करे, मेरा मानना है कि कोई भी स्थिति में मदद करना चाहेगा। आदर्श और आहन ने मछुआरन महिला के निर्देशों का पालन किया और सीधे उस स्थान पर चले गए जहां बांस की चट्टान स्थित थी। यह सुरक्षित क्षेत्र की सीमाओं के करीब बांस की शाखाओं का एकमात्र तट था। ऐसे में यह अत्यधिक संभव था कि समुद्री बंदर समुद्र में और दूर तैरने से पहले यहां आराम कर रहा था। बांस की टहनियां ही उनकी एकमात्र आशा बची थी। वे केवल यही चाहते थे कि वे इसे समय पर बना सके। सुरक्षित क्षेत्र को पार करने के बाद आदर्श ने नीचे देखा और महसूस किया कि सीमाओं की सुरक्षा लगभग नगण्य थी। हालांकि बड़े डीमन जीव अलार्म बजा देंगे। समुद्री बंदर जैसे फुर्तीले जीव आसानी से सेंसर से बच सकते हैं और मनुष्यों के क्षेत्रों में घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह बिल्कुल आगे है, आहन ने नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा। वे जमीन से जितना दूर थे, समुद्र का पानी उतना ही साफ होता गया। ऊपर से नीचे देखने पर उन्हें पानी की सतह के ऊपर दांतेदार चट्टानें और उनके नीचे उगती हुई विशाल परछाइयां दिखाई दे सकती थी। आओ इसे धीरे से ले,
हम सी मंकी को अलर्ट नहीं करना चाहते, आदर्श ने आहन को कहा। दोनों हवा में चक्कर लगा रहे थे। उनकी नजरें बांस की शाखाओं की चट्टानों पर थी। मछुआरों के अनुसार समुद्री बंदर ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकता था। वे आराम करने के लिए अंततः सतह पर आएंगे। चूंकि वे सुरक्षित क्षेत्र के बाहर थे, समुद्री बंदर निश्चित रूप से इन बांस की शाखाओं वाली चट्टानों पर आराम करेगा। कुछ निकल रहा है, आहन ने एक टेढ़ी मेढ़ी चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा। आदर्श ने उंगली का पीछा किया और देखा कि समुद्री शैवाल से ढका एक अजीब दिखने वाला बंदर चट्टान पर चढ़ रहा है और अपने साथ पानी से कुछ खींच रहा है। आहन को अभी भी इस चीज पर करीब से नजर डालनी बाकी थी और उसने आदर्श के साथ मिलकर आसमान से उड़ान भरी। आहन ने सुनहरे बाज की तरह अपने पंख फैलाए और सीधे बांस की चट्टानों पर गोता लगाया। समुद्री बंदर भी अलर्ट था। जब उसे ऊपर से खतरा महसूस हुआ तो वह तुरंत पानी में कूद गया। अभी भी भागने की कोशिश कर रहा है। आहन ने आदर्श को बांस की गोली की चट्टानों पर फेंक दिया और स्वॉर्ड फिश की तरह पानी में गोता लगाने के लिए आगे बढ़ा। आदर्श की पानी में जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह बांस शूट रीफ पर खड़ा हो गया और आहन को बच्चे का ध्यान रखने की याद दिलाई। आहन जब पागल था तो वह काफी लापरवाह था। वह कुछ ही सेकंड में समुद्री बंदर को पकड़ने में कामयाब हो गया। सर्वेंट लेवल के प्राणी में पानी को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन इसके विपरीत आहन एक इंटरमीडिएट वाटर मैजिशियन था। वह न केवल पानी के भीतर चलने और सांस लेने में सक्षम था, बल्कि वह पानी को भी नियंत्रित कर सकता था। जल्द ही आदर्श ने आहन को भीगे कपड़ों में पानी से बाहर कूदते हुए देखा और समुद्री बंदर को अपने साथ खींचते हुए देखा। आहन ने समुद्री बंदर को चट्टानों पर फेंक दिया और चिल्लाया, अरे यह प्राणी नारियल पकड़े हुए था। ओह, यह बुरा है, आदर्श धीरे से बुदबुदाया। जाहिर है यह समुद्री बंदर वह नहीं था जिसने बच्चे को छीन लिया था। यह संभव था कि जीव पहले ही चट्टानों को छोड़कर समुद्र में आगे चला गया हो। समस्या यह थी कि जीव के क्षेत्र छोड़ने के बाद वे बच्चे को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मासूम समुद्री बंदर डर के मारे दुबक गया और करुण क्रंदन करने लगा, मतलब रोने लगा। वह दो इंसानों से उनकी जान बख्शने देने की भीख मांग रहा था, जैसे कि उसे पता हो कि यह वह नहीं है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। यह निश्चित नहीं है कि जीव हमें समझता है या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि समुद्री बंदर संभवतः एक ही झुंड से है। देखो ये कितना डरा हुआ है, शायद यह हमें बता सकता है कि बच्चा कहाँ है। आहन ने समुद्री बंदर को जोर से लात मारते हुए कहा। मासूम समुद्री बंदर डर के मारे चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे लगा कि इंसान उसे मार डालेगा। यह घटना स्थल पर ही लगभग आधा बेहोश हो गया। आदर्श उस जीव को देखकर अवाक रह गया। क्या इस समुद्री बंदर से भी अधिक डरपोक कोई प्राणी हो सकता था? हालांकि आहन ने आदर्श को याद दिलाया कि उसे कोई सुराग नहीं था कि डीमन प्राणी के साथ कैसे बात की जाए, लेकिन फ्लेम बेले उनकी मदद कर सकती थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल सुदूर समुद्र में पीछा। आदर्श ने छोटी फ्लेम बेले को बुलाया, जिसका हाल ही में काफी अच्छा व्यवहार हुआ था और उसने शरारती व्यवहार करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु लोक में जो कुछ हुआ उसके बाद वह बहुत बड़ी हो गई थी। लिटिल फ्लेम बेले आदर्श के कंधे पर खड़ी होगी और उनके गाल पर चुम्बन किया। वो काफी उत्साहित नजर आ रही थी। हालांकि जब उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह समुद्री पानी से घिरी हुई है तो उसे खुशी नहीं मिली। अग्नि आत्मा के रूप में वह पानी से सबसे अधिक नफरत करती थी, खासकर विशाल महासागर से। जीव से यह पूछने का प्रयास करो कि क्या उसने हाल ही में किसी बच्चे को छीनते हुए देखा है। आदर्श लिटिल फ्लेम बेले की भावना की परवाह किए बिना सीधे काम में लग गया। छोटी फ्लेम बेले ने चिल्लाकर प्राणी को अपने विचार बताए। इतना बदसूरत जानवर। इस बीच समुद्री बंदर की आंखें आश्चर्य से चमक उठी जब उसने छोटी फ्लेम बेले को देखा। शायद उनके मानक के अनुसार छोटी फ्लेम बेले उनके लिए एक देवी की तरह थी। छोटी फ्लेम बेले ने आदर्श को बताया कि कई प्रकार के डीमन जीव थे। कुछ संवाद करने में सक्षम थे, जबकि अन्य ऐसे जानवर थे जो बात नहीं कर सकते थे।
सौभाग्य से समुद्री बंदर पूर्व प्रजाति का था जो संवाद कर सकता था। जल्द ही आहन की कड़ी पूछताछ और छोटी फ्लेम बेले के देवी जैसे स्वभाव के तहत समुद्री बंदर ने सारी बातें बता दी। एक बार फिर यह साबित हुआ कि समुद्री बंदर निश्चित रूप से इस दुनिया का सबसे बेवफा प्राणी था। असल में समुद्री बंदर कह रहा था कि मैंने उसे देखा, एक बहुत परेशान करने वाला आदमी बच्चे को ले गया। यह इसे राजा को देने जा रहा है। इसमें राजा से पनौती पाने और हम सभी को छोड़ देने का भी दावा किया गया था। आदर्श ने कहा, यह पूछे कि क्या बच्चा अभी भी जीवित है? समुद्री बंदर चीखने चिल्लाने लगा और इशारों से इधर उधर नाचने लगा, जिसका मतलब था कि बच्चा निश्चित रूप से अभी भी जीवित है। या तो स्कारलेट सोरिंग डीमन या उनके राजा केवल बच्चों को जीवित खाएंगे। इसलिए जब समुद्री बंदर बच्चों को उनके पास ला रहे थे तो उन्हें हर कीमत पर बच्चों को जीवित रखना था। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि एक बार एक बेवकूफ था जो एक बच्चे को जीवित रखने में असफल रहा। अंत में उनके राजा ने समुद्री बंदरों के एक समूह को खा लिया। समुद्री बंदर का स्पष्टीकरण सुनने के बाद आदर्श को थोड़ी राहत मिली। इसके बावजूद जब वह उन बच्चों के बारे में सोचता था जो मर गए थे तो उसे भी दुख हो रहा था। आदर्श ने कहा, उससे कहो कि वह हमें अपने राजा के पास ले जाए। लिटिल फ्लेम बेले ने समुद्री बंदर से बात की, लेकिन वह तुरंत इसके खिलाफ खड़ा होने के लिए चिल्लाने लगा। जब आहन ने प्राणी की प्रतिक्रिया देखी तो आदर्श से कहा, मुझे यकीन है कि यह हमें अपने राजा के पास लाने से बहुत डरा रहा है। छोटी फ्लेम बेले, यह बताओ कि हमने पहले ही स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों को खत्म कर दिया है। स्कारलेट रेडिंग डीमन एकमात्र बचा हुआ है और यह केवल समय की बात है जब तक हम उसका शिकार नहीं कर लेते। यदि बच्चा मर गया तो हम न केवल स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों को बल्कि समुद्री बंदरों को भी मिटा देंगे, आदर्श ने कहा। समुद्री बंदर को डराने के लिए आदर्श ने तुरंत एक स्टार कॉन्स्टलेशन बनाया और आगे के क्षेत्र में एडवांस फायर स्पीड डाला। स्काई फ्लेम फ्यूनरल में एक शक्तिशाली दृश्य प्रदर्शन था। आग के गोलों की बारिश से पूरे इलाके में आग लग गई। जब समुद्री बंदर ने चौंकाने वाली लपटें देखी तो वह डर से कांप उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना शक्तिशाली हो सकता है। आग के गोलों की बारिश उनके पूरे घोंसले को आसानी से मिटा सकती है। हमें वहां लाओ, हम स्कारलेट रेडिंग डीमन को मार देंगे और तुम समुद्री बंदर सुरक्षित क्षेत्र से 50 किलोमीटर दूर चले जाओगे। यदि आप मछुआरे को परेशान करना बंद कर देंगे तो हम आपकी जान बख्श देंगे, अन्यथा हम बच्चों का बदला लेने के लिए आप सभी को मार डालेंगे, आदर्श ने मांग की। समुद्री बंदरों को संभवतः इस बात की जानकारी थी कि स्कारलेट सोरिंग डिमनों का सफाया कर दिया गया है। यदि प्राणी में कुछ स्तर की बुद्धि होती तो उसे पता होता कि क्या करना है। समुद्री बंदर चिल्लाया, ऐसा लग रहा था मानो सहमति हो गई हो। आदर्श और आहन ने राहत की सांस ली। उन्हें समुद्री बंदर की जान बख्शने की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन अगर वह उन्हें रास्ता ना दिखाने की जिद करता तो लड़का वंश गंभीर खतरे में पड़ जाता। सौभाग्य से समुद्री बंदर अधिकांश डीमन प्राणियों से अलग थे। यह उस प्रकार का था जो मजबूत पक्ष की ओर खेलेगा। आदर्श ने जाइंट शैडो स्पाइक्स ट्विंस ऑन दी समुद्री बंदर पर कास्ट किया। फर्स्ट स्पाइक ने उसे छेद दिया था, जबकि सेकंड स्पाइक अभी भी उसके हाथ में था। विशालकाय शैडो स्पाइक की शक्ति एक सर्वेंट लेवल के प्राणी की आत्मा को आसानी से प्रभावित कर सकती है। यदि समुद्री बंदर ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की तो आदर्श को सेकंड लेवल स्पाइक फायर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, तो निश्चित रूप से प्राणी का जीवन समाप्त कर देगा। समुद्री बंदर आकाश में दिशा बताने में असमर्थ था, जैसा जीव पानी में तैर रहा था, जबकि आदर्श और आहन हवा से उसका पीछा कर रहे थे। समुद्री बंदर उल्लेखनीय गति से तैर रहा था। इसने उस समुद्री बंदर को पकड़ने की कोशिश की जिसने बच्चे का अपहरण किया था, क्योंकि उसकी पूरी जनजाति दांव पर थी। वे पहले से ही सुरक्षित क्षेत्र से 10 किलोमीटर से अधिक दूर थे। आसपास किसी द्वीप का कोई नामो निशान नहीं था। उन्हें अपने आसपास केवल पानी ही दिखाई दे रहा था। क्या वह चीज हमें बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रही? आहन ने चिंतित होकर कहा।
मुझे ऐसा नहीं लगता। रुद्री ने उल्लेख किया कि समुद्री बंदर ऐसे प्रकार के होते हैं जो केवल उन लोगों का पालन करते हैं जो मजबूत होते हैं। उनमें से अधिकांश ताकतवर प्राणियों के झुंड के सामने समर्पण कर देंगे। हमने स्कारलेट उड़ने वाले डिम्नों का सफाया कर दिया है, इसलिए जब तक वे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकल जाते तब तक वे हमें धोखा नहीं देंगे जब उनका पूरा झुंड दांव पर होगा। देखो आगे कुछ है, आदर्श ने कहा। आहन ने आगे की ओर देखा, फिर भी वह कुछ भी देखने में असफल रहा। जैसे ही वे आगे उड़े, आहन ने अंततः पानी के ऊपर चट्टानें देखी। आदर्श एक एडवांस मैजिशियन था, इसलिए उसकी दृष्टि आहन की तुलना में बहुत बेहतर थी। पानी में समुद्री बंदर पहले से ही चिल्ला रहा था। लिटिल फ्लेम बेले ने तुरंत आदर्श को बताया कि उसने उस प्राणी का पता लगा लिया है जिसने बच्चे का अपहरण किया था। यह चट्टानों के बहुत करीब था। बच्चा लगभग चट्टानों तक पहुंच चुका है, अत्यधिक तेज गति के साथ आगे, आदर्श ने चिल्लाकर कहा। उसे पता नहीं था कि चट्टानों पर कितने जीव थे, फिर भी उसके पास संकोच करने का समय नहीं था। ये चुभन, मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि ये गंदे जीव कैसे दिखते हैं। मैं उन्हें टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। आहन ने अपनी स्पीड को अधिकतम करने के लिए अपने विंग्स को जोर से फैलाया। यदि उसके पास आदर्श नहीं होता तो वह बहुत तेजी से उड़ने में सक्षम होता। वहां, मैं उसे देख सकता हूँ, आदर्श खुशी से चिल्लाया। उन्होंने एक समुद्री बंदर को चट्टान पर पहुंचते हुए देखा, जैसा वे कर रहे थे। इसमें एक छोटा लड़का सावधानी से ले जाया जा रहा था, जो समुद्री शैवाल से बंधा हुआ था। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, जैसे उसे पता हो कि वह खतरे में है। भगवान का शुक्र है, आहन ने राहत भरी सांस ली। आदर्श ने आहन के गोता लगाने का इंतजार नहीं किया। वह आसमान से नीचे कूदा और एक जानलेवा ऑरा के साथ चट्टान पर जा गिरा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।